जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना गबन भाग 4 सुनाने जा रही हूँ। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्युनिसिपल बोर्ड के हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते थे। न आगे नाथ न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन के सिवा विनोद और क्या अवलंबन हो सकता था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात भर उनके साथ शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर 2-1 बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उसे प्रेमालाप करेगा कि वह उस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलाएं, पर सोचकर कि वह क्यों आएगा, कहाँ जाए, सिनेमा में देखावें, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा में उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने अपने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गीध की तरह लुढ़क कर द्वार पर आ पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब। बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल ही गए हो। हाँ भाई, अब क्यों आओगे। प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला। रमानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया हूँ, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या काई का खजाना रखा हुआ है। अभी 4-5 हजार खर्च किए, फिर कहाँ से लाकर गहना बनवा दें। 10-20 हजार रुपए होंगे तो अभी तो 2 बच्चे भी तो हैं सामने, और नौकरी का भरोसा ही क्या। 50 रुपए होता ही क्या है। रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मजे उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस माया जाल में फंस गए। अब बताइए, कहीं नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले की सोच में पड़ते हैं। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न हल न हो जाएगा, मेरे होश ठिकाने नहीं आएंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचें क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नजदीक ही न जाता। रमेश, अजी 2-4 चाल चलो तो आप ही आप लग जाएगा। जरा अक्ल की गांठ तो खोलो। बाजी शुरू हुई। कहीं मालूम चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन कम है, केवल 30 रुपए। वह रंगी दाढ़ी वाले खान साहब नहीं है, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले, बने रहे। बाल बच्चे वाला आदमी है। वह तो कई बार कह चुके हैं मैं छुट्टी देने जा रहा हूँ। तुम्हारे लायक तो वह हर जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा,
आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाए जा रहे हो। इसकी सनद नहीं, लाओ मेरी फीला। रमेश देखो भाई, बेईमानी मत करो, मैंने तुम्हारी फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ तो तुम्हें वह जगह मंजूर है? रमानाथ, वेतन तो 30 है। रमेश, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कि कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूंगा। रमेश, जगह आमदनी की है, मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों के MA LLB करा लिया, 2 कॉलेजों में पढ़ते हैं, लड़कियों की शादियां अच्छे घरों में की है, जरा समझ बूझ कर काम करने की जरूरत है। रमानाथ, आदमी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज तो है नहीं। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों वाले आदमी क्या करे, 30 रुपए में गुजर नहीं हो सकता। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफी है, कुछ बचा भी लेता हूँ। लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हैं, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियां हो, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाए कि भलमनसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद न होगी। यही रोटी दाल घी दूध तो वो भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपए और दूसरे को 300 रुपए देते हैं। रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहकर कहा मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते रहे तो खेलिए, नहीं मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूं तो जबान पकड़ लीजिए। यह लीजिएगा सर, तो तुम कल अर्जी दे दो, उम्मीद है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन गए जब वह मुझे मात दिया करते थे, आजकल चंद्रमा बलवान है। इधर मैंने एक मंत्र सिद्ध किया है, क्या मजाल की कोई मात दे सके। फिर सह रमानाथ जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देरी क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। यह सह और मात। रमानाथ, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 माते न दी हो तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ, तुम भी क्या मात दोगे, हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा जाइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 चाबियों से कम न खेलूंगा। रमेश, 5 नहीं तुम 10 खेलो, रात तो अपनी ही है, तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठे, तुम्हारे घर कहला देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतजार न करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बजे रमेश बाबू की जीत रही, दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही, तीसरी बाजी खत्म तो 2 बजे हो गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह धो डालो, बर्फ रखी हुई है, मैं 5 बजे खेले बगैर सोने नहीं दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वह समझ गए थे इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी, मगर चौथी बाजी हार गए। यह विश्वास जाता रहा, उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता न जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5 बाजियां पूरी कर लीजिए। रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया, दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था, उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे, मगर रमा तब तक सोता रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने भिड़क कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वही अर्जी देना है न तुमको। रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ, ओ जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा कर उठा
और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। अरे मुंह हाथ तो धो लो भले आदमी, आप तो चले जा रहे हैं। नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौट कर आकर घर भोजन करूँगा। रमेश, कहता तो हूँ अभी आधे घंटे तक रुका हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला गया। रास्ते में रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियां दिलाओगे और क्या, फिर कभी न आने पाओगे। रमानाथ, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा? रमेश, और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों बीसियां सिफारिश लानी पड़ेगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्यों नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदे कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पर पड़ी। साहब डांट वांट तो न बताएंगे ना? रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ, तो फिर मैं घर जा रहा हूँ, यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। रमेश, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गया, 10 रुपए का नौकर हुआ था। रमानाथ, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़े में किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है, तुम तो मुझे जानते हो। अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की आंखों तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा न हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों से मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। जो बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर में ही था कि आसमान पर बादल घिराए पानी आया ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उसे रुका न गया। खाते के बाहर भी निकलने न पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया। फिर वह कहीं न रुका। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दौगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 ही रुपए था, पर जगह आदमी की थी। उसके मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपए महीने भी बच जाए तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसे अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी न उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते ही बोली, यह भीग कहाँ गए, रात कहाँ गायब थे? रमानाथ, इसी नौकरी के फिक्र में पड़ा हुआ हूँ, इस वक्त दफ्तर से चला आ रहा हूँ। म्युनिसिपल पार्टी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई। जालपा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री के नजरों में तुच्छ बनना कौन चाहता है। बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी, जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी।
बोली 40 में क्या होगा, भला 60 सवार तो होते। रमानाथ मिल तो सकती थी 100 रुपए की भी, पर यहाँ रौब है और आराम है, 50-60 रुपए ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा तो तुम खुश लोगों गरीबों के गला काटोगे। रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं है कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी और वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूँ दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं। महाजनों का एक एक मिनट एक एक असरफे के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे और पैसे भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ, वह तो करूँगा ही। जालपा, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा, जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रमानाथ, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे मैं तो 20 ही बतलाऊंगा। जालपा ने उल्लासित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा ही मत करना। भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं, मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था और लेकर खुशी खुशी घर में आए और जालपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोल कर उसे देवदार की एक डिबिया निकली। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जालपा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी, यह तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे नहीं लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत है, वह नाराज हो जाएंगी। जालपा ने नाक सिकोड़कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी, मैं उनकी दया के बिना भी जी सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। इस वक्त दया न आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हो। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन है, मैं क्या बाधक बनूं। तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रवा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि ना दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ यह भी चला जाता। जालपा, मैं इसे नहीं लूंगी, नहीं, यह निश्चय किया है। रमानाथ, आखिर क्यों? जालपा, मेरी इच्छा नहीं है। रमानाथ, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रोते हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है किसी इसे भेजते समय वह बहुत रोई होंगी और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर वज्र करके दुनिया की लाज से या किसी के धिक्कार से दिया तो क्या दिया। दान भिखारियों को दिया जाता है, मैं किसी का दान नहीं लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों न हो। माता के प्रति जालपा का यह द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दो, कम से कम उनसे पूछ तो लेना चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं। केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वह मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। यह कहते हुए उसने हार की उसी डिब्बे में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सीने से लगा ली। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, 10-5 दिन में लौटा देना।
उन लोगों को भी खातिर ही हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नजरों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा न दूंगी मेरे दिल को चैन नहीं आएगा, मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ हो जाता, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वह इतनी जल्द चेतेगा इसकी उन्हें आशा नहीं थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरी यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उपदेश आप अपने पास ही रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है। मगर इतना बेहया नहीं था। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही रुपए मिले। रमानाथ, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते, शायद 6 महीने के बाद बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ, तुम जवान आदमी हो, काम से न घबराना। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीजें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ बच रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह साहबी ठाट बाट बनाकर सारे दफ्तर पर रोक जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग उससे ठाट बाट देखकर सहम जाएंगे। वह जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाट हो। सड़क के चौकीदार को एक पैसा काफी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जन हो तो किसी की हिम्मत ही न पड़ेगी कि उसे एक पैसा दिखाए। फटे हाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भीख और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम किए। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों के ठेले और इक्को का बाजार लगा हुआ था। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई धरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बैठाना चाहते हो? एक अच्छी सी मेज और कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज्यादा मेरे सामने न आने पाए। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी। रमासान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी उसकी उच्च श्रृंखलता पर दिल पर हंसे रहे थे। समझ गए अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज ही आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस जिन्स पर ही किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यप खुद ही यह जगह छोड़ दी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वह 30 साल से बराबर बैठते चले आ रहे थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए उन्हें दुख हो रहा था। चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खां साहब उसकी इस नम्रता से प्रसन्न हो गए। मुस्कुराकर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म न बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बदलना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपए महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सगाई से काम करना चाहता हूँ।
बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम हो रहा है, लेकिन फिर इसी में मजा आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आकर बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाए, एक एक करके नंबरवारी से आवे। एक कागज पर सबके नाम नंबरवार लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, यह बहुत अच्छा होगा। रमानाथ जो पहले आएगा उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपने नंबर आने तक बाहर खड़े रहें। यही नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाएं और पहले वाले खड़े मुंह ताकते रहें। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यही इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा है, बम्बड़ में बड़ी देरी हो जाती है। यह नियंत्रण रमा का रोब जमाने के लिए काफी था। वाणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में न मिलती। 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दाव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गई जो खान साहब को ख्वाब में भी न सूझी। और माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने लगा। बेशक जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे, रमेश बाबू इस नए रंग रूट की कार्य पटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोक कर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहो करो, तुम पर आंच तक न आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय, जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे की तो वह ठिकरा समझता, क्या दिल है कि वह, और जैसा दिल नहीं है वैसा ही जबान भी है। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मोहरियों का पूछना ही क्या। सब के सब रमा के बिना दामों के गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहाँ गाड़ी वान तक फटकार दिया करते थे, वहाँ अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते। रमा की तूती बोलने लगी, मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी पूरी न हुई। नाग पंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजरी खेलने आई, मगर जालपा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस ही में एक सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहाँ से सास और बहू को बुलावा आया। जोगेश्वरी गई। जालपा ने जाने से इनकार कर दिया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा न की, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज्यादा उत्तेजक वह पुरानी सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषण के नमूने बने हुए थे। उसके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में इस सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वह सूची पत्र छिपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हंसी न उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात को बाद लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई? बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह उधर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता होगा। जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की है, मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वहाँ किसके मुंह में कालिख लगाती। जालपा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा को इन बातों से उसे उत्तेजित कर दिया। रोज का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया।
अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वह वहां से जाने से इनकार न कर देते? रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिख लगने की तो कोई बात न थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है। चोरी का शब्द जबान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठा। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देख कर रह गई और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही है। उसे वह स्वप्न की बात भी याद आई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ, इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं है। मगर यह कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई? उसका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाना और जालपा के मन की थाह लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी। यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं बनती, क्या उनके दिन नहीं कटते? इस वाक्य ने रमा को संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वह उसमें छिपी न रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपए से अधिक संग्रह न कर सका था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ फलना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो नहीं चल सकता। सभी उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घात सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसे भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता वह केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज बन जाएगी। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे